धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे के दिन धाकड़ खबर छुट्टी पे रहता है, वरना इन तस्वीरों से कल ही आपको रूबरू करा देते हैं, यानी कि फ्राइडे के दिन ही आपको रूबरू करा देते हैं। तस्वीरें आपने देखी होगी, उत्तर प्रदेश से आई और बहुत ही डराने और चौंकाने वाली तस्वीरें थी। पुलिस वाले एक IPS अफसर को किस तरीके से धक्का मार के लेके जा रहे हैं, उनको चप्पल तक नहीं पहनने दे रहे हैं। थाने में जाने के बाद भी IPS ऑफिसर के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, 3 अखबारों में पत्रकारिता की है, देखा है एक IPS ऑफिसर के सामने या एक IPS ऑफिसर के कमरे में जाने से पहले इन पुलिस वालों के कैसे होठ सूख जाया करते हैं, इनके कदम थम जाया करते हैं। लेकिन कल जो तस्वीरें उभरी उसमें लग ही नहीं रहा था एक IPS ऑफिसर के साथ इस तरीके की बदतमीजी की जा रही है। लग ही नहीं रहा था कि वो IPS ऑफिसर है और ये पुलिस वाले हैं। क्या आदमी सीट पे नहीं रहता है तो उसका मान सम्मान खत्म हो जाता है? इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सिर्फ दोषी जो हैं वो अमिताभ ठाकुर ही हैं इस पूरे मामले को लेकर, या वाकई में उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी एक पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया, उससे पहले उन्होंने आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और आए दिन इस सरकार को कई सारे मुद्दों पर वो घेरते रहते हैं। तो उनको जबरिया रिटायर्ड किया गया। तो मुझे लगा ऐसे में किसी पूर्व IPS ऑफिसर से बात की जाए, क्योंकि सीटिंग IPS ऑफिसर तो बात करने को तैयार होंगे नहीं, आप लोग जानते हैं। तो जबरिया रिटायर्ड किए गए अमिताभ दास जी हमें मिल गए, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको भी जबरिया रिटायर्ड कर रखा है। तो अमिताभ ठाकुर को भी जबरिया रिटायर्ड, अमिताभ दास भी जबरिया रिटायर्ड हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक तो जबरिया रिटायर्ड करने का मुद्दा क्या है, क्यों जबरिया रिटायर्ड किया जाता है, और दूसरे जो तस्वीरें उभरी हैं इनको लेकर उनका कहना क्या है। क्योंकि बोलने वाली आवाज़ें तो बहुत कम बची हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी नमस्कार आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, उनको चप्पल तक नहीं पहनने दिया जा रहा है, उनको धक्के मार के लेके जाया जा रहा है। वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे FIR की कॉपी दिखाइए, वारंट दिखाइए। ये जिस तरीके का व्यवहार एक IPS ऑफिसर के साथ पुलिस वालों द्वारा किया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो बहुत विचलित हुआ वो वीडियो देखकर। और आप कह रहे हैं कि IPS ऑफिसर के साथ, मैं तो मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ, एक आम आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय गरिमा का प्रश्न है ना। ये मानवीय गरिमा का प्रश्न है और आम आदमी के साथ भी पुलिस को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। और मिस्टर अमिताभ ठाकुर जो इतने बरस तक IPS ऑफिसर रहे हैं और कोई आतंकवादी है नहीं, और उनकी पत्नी कह रही है, वीडियो में आपने देखा होगा, कि चप्पल पहन लेने दीजिए, और इसके बावजूद पुलिस वाले उन्हें चप्पल नहीं पहनने दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि चप्पल पहन लेते तो उत्तर प्रदेश में भूकंप आ जाता जी। और उनको बिल्कुल धक्के देते हुए ले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत विचलित करने वाला वीडियो था जी। और लग नहीं रहा था कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से का वीडियो है। मुझे तो ऐसे वीडियो लगता था सिर्फ उत्तर कोरिया से ही आते होंगे, नॉर्थ कोरिया से ही आते होंगे। लेकिन अभी हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हो गए हैं वो कुछ नॉर्थ कोरिया जैसे बन गए हैं। और एक लाइन में मैं यही कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में माफिया राज है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। ठीक है, ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके जरिए ज़्यादा किया जा रहा है। मैं उन्हीं तस्वीरों पे बने रहना चाहता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आप भी एक IPS ऑफिसर हैं, SP जिले में रहे होंगे, क्या पुलिस वाले आपके कमरे में घुस भी पाते थे? इनकी इतनी हिम्मत होती थी? जैसे उनको धक्का दे रहे हैं तो क्या सिर्फ सीट को सलाम है? सिर्फ सीट को सलाम? देखिए, ये बात तो बहुत हद तक सही है कि सिर्फ सीट को सलाम है। जब आदमी की कुर्सी चली जाती है तो वो हो जाता है। आज जो लोग नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बता रहे हैं, कल जब इनकी कुर्सी चली जाएगी, है ना, तो कोई इनको पूछने नहीं आएगा, कोई झांकने नहीं आए। तो ये बात तो बहुत हद तक सही है कि जो मक्खन लगाया जाता है वो कुर्सी को लगाया जाता है, वो आदमी को नहीं लगाया जाता है। एक सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा ये तो आम आदमी के साथ भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि वो एक IPS ऑफिसर, लेकिन मैं इसी क्रम में सवाल को आगे ले जाना चाहता हूं। एक पूर्व IPS ऑफिसर के साथ इस तरीके का व्यवहार करके क्या उत्तर प्रदेश पुलिस मैसेज देना चाह रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, आदित्यनाथ योगी के खिलाफ बोलेगा या भाजपा के जो भ्रष्टाचार हैं उन पर बोलेगा, उसका यही हश्र किया जाएगा? ये बिल्कुल यही मैसेज दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो और खराब हालात हैं। ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, पहली बात तो मैं उन्हें योगी कभी कहता नहीं हूं, मैं उन्हें ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूं, क्योंकि उनमें मुझे योगी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
योगी आदित्यनाथ का बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, उनका खुद क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी सरकार ने बहुत सारे मुकदमों को वापस ले लिया जी जो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध ही दर्ज थे। तो आप जी समझिए कि इस देश में कानून का कैसा माहौल बना दिया गया है कि एक गुंडा मवाली चीफ मिनिस्टर बन जाता है और उसके बाद उसी की सरकार उसके खिलाफ लगे मुकदमों को वापस ले लेती है। तो ये तो यूपी में हो रहा है। क्या बेबसी है सर कि इतना बड़ा मामला हुआ, तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही हैं अमिताभ ठाकुर के साथ जैसे पुलिस वाले व्यवहार कर रहे हैं, और कोई आईपीएस ना वर्तमान ना पूर्व बोल नहीं पा रहा है। आपने तो एक लेटर लिख दिया है, लेकिन किसी और के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही है। देखिए, बेबसी जिसको आप कहते हैं वो चीज है जिसको इंग्लिश में रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़ कहते हैं। ये 99% जो आईएएस आईपीएस है, मैंने बहुत नजदीक से इनको देखा है, ये लोग नौकरी में आने के बाद उसी चूहा दौड़ में शामिल हो जाते हैं, रैट रेस में। इनको ट्रांसफर चाहिए अच्छी जगह पर, इनको टाइमली प्रमोशन चाहिए, इनको की पोस्टिंग चाहिए, है ना। और अब तो मैं देखता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट कुर्सी का इंतजाम करते रहते हैं। जी डीजीपी हो जाते हैं तो उसके बाद भी सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाए। जी चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्टिंग की जुगाड़ में रहते हैं। तो जब आप इतने लालची हो जाइएगा तो चूहा दौड़ में तो आप चूहा ही बन जाइएगा, शेर तो आप बन नहीं सकते, जी है ना। चूहा दौड़ तो ऐसी दौड़ है कि उसको जीतने पर भी आप चूहा ही रह जाइएगा, आप शेर नहीं बन पाइएगा। तो इसलिए आईएएस आईपीएस में आप इक्के दुक्के शेर रह गए हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि चूहा दौड़ में कितना भी दौड़िएगा शेर तो बन नहीं सकते हैं, चूहे ही बन के रह जाएंगे। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अब चलते हैं जबरिया रिटायरमेंट की तरफ। आप भी जबरिया रिटायर्ड किए गए 2018 में, और अमिताभ ठाकुर भी जबरिया रिटायर्ड किए गए। ये जबरिया रिटायर्ड करने वाला मामला है क्या? एक्चुअली ये जब से नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए हैं, तो ये आप जानते हैं कि अच्छे दिन बुनियादी तौर पर माफिया के लिए आए हैं जी और सारे ईमानदार लोगों के लिए और आम आदमी के लिए तो ये काफी बुरे दिन है। तो जब से ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और ये तड़ीपार अमित शाह होम मिनिस्टर बना, इन लोगों ने एक कानून बनाया कि आईएएस और आईपीएस अफसरों को पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में समय के पहले रिटायर किया जा सकता है। जी अब ये देखिए इसका कितना मिसयूज हो रहा है। अब मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं था, मिस्टर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं था, जी इसके बावजूद ये कहकर हम लोग को हटा दिया गया, समय से पहले रिटायर करा दिया गया कि आपको लोक हित में हटाया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। जी आज मैं भी मुकदमा लड़ रहा हूं अदालत में, मिस्टर अमिताभ ठाकुर भी लड़ रहे हैं मुकदमा अदालत में, और हम लोग यही पूछ रहे हैं सरकार में कि बताया जाए कि मेरे रहने से लोकहित को कैसे नुकसान हो रहा है। जी जिस देश में एक तड़ीपार होम मिनिस्टर बन जाता है, उस देश में एक ईमानदार आईपीएस के रहने से लोकहित को कैसा नुकसान हो सकता है, हम ये जानना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर लोक हित में आपको क्यों जबरन रिटायर्ड किया जा रहा है, लेकिन उसका जवाब अभी मिला नहीं है। मामला जैसे आपका विचाराधीन है अदालत में, वैसे ही अमिताभ ठाकुर का मामला विचाराधीन है। अब बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों को लेकर। चुनाव सामने है उत्तर प्रदेश में। अब एक ऐसे में पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अफसर आए दिन सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हो या उससे जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहा हो, तो उसके खिलाफ तो ये एक्शन कराया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ यही कहा जा सकता है? उस लड़की और लड़के ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सुसाइड किया है, क्या उसके मामले में अमिताभ ठाकुर जरा से भी जिम्मेदार नहीं है? नहीं नहीं, मैं उस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहता। यदि वैसा कुछ मामला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टर अमिताभ ठाकुर कानून से ऊपर है। यदि कुछ हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है जी वो बहुत संदेह पैदा करने वाली। जी क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही मिस्टर अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया था कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। जी उसके बाद से एक तरह से उनको नजर बंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। जी उसके बाद उन्होंने अधिकार सेना नाम की एक पार्टी के गठन की घोषणा की, जी और उसके तुरंत बाद आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये गिरफ्तारी लगता नहीं है कि ईमानदार इन्वेस्टिगेशन में की गई है। ये जी तो लगता है कि बिल्कुल इसको आप कह सकते हैं दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी है, मैलिशियस अरेस्ट कर सकते हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त गिरफ्तारी है। चलिए, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि दुर्भावना से ग्रस्त जो है ये गिरफ्तारी की गई है। क्या ऐसे में सब लोग जो चाहे आईएएस हैं अच्छे, चाहे आईपीएस हैं, वो अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ते रहेंगे, या आप लोग कोई मोर्चा या कोई एक मंच पे आके अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि तब सभी लोग तो प्रताड़ित हैं। आप भी जबरिया रिटायर्ड हैं, वो भी जबरिया रिटायर्ड हैं।
जी जी, एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अब तो एक पैटर्न बन गया है इस देश में, तो एक तरह का किसी तरह का तो एक मोर्चा बनाना ही पड़ेगा, भले ही वो बहुत औपचारिक नहीं हो। जी जैसे अभी ही मिस्टर अमिताभ ठाकुर के पक्ष में मैंने बयान जारी किया है और योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जी जिसमें मैंने उन्हें विनम्र सुझाव दिया है कि वे चुल्लू भर गंगा जल में डूब मरे। जी तो आखिर मैंने मिस्टर अमिताभ ठाकुर का समर्थन इसी आधार पर किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ईमानदार आदमी को निशाना बनाया जा रहा है। यही हम्म बात गुजरात में मिस्टर संजीव भट्ट के साथ हुई। मिस्टर हम्म संजीव भट्ट के साथ और अन्याय हुआ, उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया। हम्म बर्खास्तगी का ये मतलब हुआ कि आपको पेंशन भी नहीं मिल सकता है। जी जबरिया रिटायरमेंट में तो कम से कम आपको पेंशन मिलता है, आपकी दाल रोटी चलती है। हम्म लेकिन बर्खास्त कर देने का तो मतलब है कि आपको पेंशन तक नहीं मिला। हम्म और उसके बाद मिस्टर संजीव भट्ट को एक एक सालों पुराने एक फालतू केस में फंसाकर उनको 30 साल की कैद की सजा सुना दी। जी तो देखिए ये हिंदुस्तान किधर जा रहा है, जो एक ठीक है। साध्वी प्रज्ञा नाम। जी वो एक कानूनी जी पहलू है, मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर हम लोग इंतजार कर सकते हैं और ज्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आपने कहा कि गंगा जल में डूब मरो, तो आपने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गंगा जल क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, वो आम आदमी रहते योगी आदित्यनाथ, तो मैं उनको कहता कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, क्योंकि ये तो एक कहावत है, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि कुछ शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, और इनके चमचे जो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल राम राज्य स्थापित कर रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। और एकदम इन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, और मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया, अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया। तो ऐसा ये हिंदू धर्म की पताका लेके जो घूम रहे हैं, तो मुझे यह लगा कि ये आम आदमी तो है नहीं जो इन्हें पानी में डूबना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा कि आप गंगा जल में डूब मरिए। वैसे मुझे ये भी भय है कि इनके गंगा जल में डूबने से गंगा और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जिस बेबाकी से अपनी तमाम बातें रख रहे हैं, तो आपके लिए भी डर पैदा हो रहा है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर भी इसी तरीके से तमाम अपनी बातें रखते रहते थे। बहुत शुक्रिया, अच्छा। फिर भी आपके हौसले को सलाम है, लगे रहिए, क्योंकि कम से कम कुछ आवाजें हैं जो कम से कम कुछ जी बोल तो पा रही हैं इस दौर में भी। बहुत शुक्रिया सर, जी फिर जी मिलेंगे आपसे।